हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। देखिए, थ्योरम में डिटेल में जाने से पहले मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दूं कि ये थ्योरम कहती क्या है, क्या मतलब है इसका, इसको इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम क्यों कहते हैं। एरोज इम्पॉसिबिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि एरो ने इसका आइडिया दिया था। इम्पॉसिबिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं कि जब हमारा जो एक वोटिंग सिस्टम होता है उसको एक किसी भी नतीजे पर या रिजल्ट पर पहुंचना मुश्किल होता है जब तक कुछ कंडीशंस जो ज़रूरी होती हैं फॉलो करना, उनमें से किसी एक को ब्रेक ना किया जाए। जैसे मैंने कहूँ कि साहब मेन मकसद जो इसके अंदर है वो वोटिंग प्रेफरेंसेस पर है कि कौन जो वोटर है वो क्या प्रेफरेंस करता है और वो कैसे उसके सही रिजल्ट पर पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक टी है, कॉफ़ी है और जूस है। अब सबसे पूछा जा रहा है कि आप अपने प्रेफरेंसेस को दीजिए। मुझसे कहा गया तुम सबसे ज्यादा किसको लाइक करते हो। मैंने कहा मैं सबसे ज्यादा जूस को लाइक करता हूं, उसके बाद अगर जूस ना हो तो फिर मैं टी ले लेता हूं और अगर टी भी ना हो तो फिर मैं कॉफी। ये मेरा प्रेफरेंस है। दूसरे वोटर से कहा गया आप कीजिए, उन्होंने कहा नहीं मैं सबसे ज्यादा जो है वो टी को प्रीफर करता हूं, टी ना मिले तो जूस, जूस ना मिले तो, और ऐसे आप बढ़ाते जाइए, कोई भी इसके अंदर प्रेफरेंस लेते चले जाइए। ठीक है। अब आपसे कहा जाए साहब ये प्रेफरेंसेस हैं और इनके ऊपर आपको रिजल्ट निकालना है, तो इस पेरेटो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम का कहना है कि ये प्रेफरेंसेस नहीं हो सकते क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ कंडीशंस रखनी पड़ती है। जैसे नॉन डिक्टेटरशिप, हम ये मान के चलेंगे कि डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, बिल्कुल जो वोटिंग सिस्टम है राइट वो चलेगा। पेरेटो एफिशिएंसी है, सारे लोग जो है कलेक्टिवली यूनानिमसली सबके सब एक साथ डिसीजन लेंगे। और है इंटरडिपेंडेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स है, अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, सोशल ऑर्डरिंग है। ये सारे ऑर्डर ये क्या है मैं भी आपको सब डिटेल में बताऊंगा। तो कहा कि ये कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हमें वोटिंग करनी होती है, यानी कुछ कंडीशन को लेना पड़ता है। इस थ्योरम का कहना है कि ये ऑर्डरिंग हो ही नहीं सकती अगर हम उन सारी कंडीशन को अप्लाई करें। हमें कोई ना कोई एक कंडीशन को ब्रेक जरूर करना पड़ेगा। ये बेसिकली एक आइडिया है पूरी इस थ्योरम का, जो एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है। जैसे मैंने बताया कि ये जो एरो का पूरा नाम था वो केनीथ जे एरो था, केनीथ जे एरो। इन्होंने बेसिकली इसका आइडिया दिया था। उनकी एक डॉक्टरल थीसिस थी जिन्होंने पीएचडी की थी, उसमें उन्होंने इसका एक आइडिया दिया था और इसको हम लोग जर्नल इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम भी कहते हैं। जर्नल इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, ठीक है, इसको हम जर्नल इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ये जो है एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है, ये एक सोशल चॉइस पैराडॉक्स है। सोशल चॉइस पैराडॉक्स कहलाता है बेसिकली ये, सोशल चॉइस पैराडॉक्स। पैराडॉक्स किसको कहते हैं? पैराडॉक्स हम कहते हैं किसी भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को। कोई भी स्टेटमेंट है जो अपने आप कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी उसके ऊपर अलग अलग राय हैं लोगों की। तो यहां बेसिकली सोशल चॉइस पैराडॉक्स है, ये एक एरो इम्पॉसिबल थ्योरम जिसके ऊपर एक सोशल ऑर्डरिंग की जाती है, एक सोशल चॉइस की जाती है और उस पर लोगों की अलग अलग राय होती हैं। अब होता क्या है कि इसके अंदर जो हमारा प्योर, जिसको हम मान के चलते हैं रैंक वोटिंग सिस्टम जो हमारा होता है, जिसमें हमने रैंक किया था, ये रैंकिंग कर रहे हैं ना हम, ये जूस टी कॉफी अब रैंक है, जो हमारा रैंक वोटिंग सिस्टम जो है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फ्लॉज हैं, क्या इम्परफेक्शन है, क्या खामियां हैं, वो बेसिकली उजागर करता है ये सोशल चॉइस पैराडॉक्स, यानी हमारी थ्योरम जो है ये। ठीक है, देखिए ये थ्योरी कहती है कि जो हमारी क्लियर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस हैं, क्लियर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस जो हमने निकाले हैं, ये डिटरमिन हो ही नहीं सकते अगर आप फेयर वोटिंग प्रोसीजर पर चल रहे हैं जो मैंडेटरी हैं और उनमें से किसी फेयर वोटिंग प्रोसीजर्स में से किसी रूल को ना तोड़ें। अगर आप चलेंगे, आप कह रहे हैं कि साहब इस ऑर्डर पर चलने के लिए हम बिल्कुल फेयर वोटिंग सिस्टम करेंगे, बिल्कुल फेयर प्रोसीजर पर चलेंगे, तो इस थ्योरम का कहना है कि यह पॉसिबल ही नहीं है। आपको कोई ना कोई रूल तोड़ना ही
होगा। भाई जहां हम वोटिंग की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, और वो डेमोक्रेसी किस पर डिपेंड करती है? पीपल चॉइस बीइंग हर्ड। पीपल्स की जो चॉइस है वो सुनी जाती है, उन्हीं के ऊपर काम किया जाता है। और ये थ्योरम बेसिकली पॉलिटिकल सिनेरियो में तो यूज की जाती है, ज्यादातर इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसको प्रॉब्लम इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करते हैं। अब अगर हम वोटिंग वाला आइडिया लें, अगर हम इलेक्शन क्या कहते हैं पॉलिटिकल वाला आइडिया लें, क्या होता है? सिस्टम क्या है? नई गवर्नमेंट बननी होगी, इलेक्शन होंगे, पीपल वोट करेंगे, वो वोट काउंट किए जाएंगे और काउंट में जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। ठीक है। एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम का कहना है कि इन ऑल केसेस where preferences are ranked, it is impossible to formulate a social ordering without violating one of the rules, जो मैं यहां डिस्कस करूंगा। एरो का मैं रिपीट कर रहा हूं उसको जो मैंने बोला अभी। एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम का कहना है कि किसी भी केसेस के अंदर हम कोई भी प्रेफरेंसेस को रैंक करें अपने, पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई ऑर्डरिंग बना लें जब तक हम इन पॉइंट्स में से या इन रूल्स में से किसी एक को वायलेट ना करें। जो इसकी ऑर्डरिंग है, इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, हम मानकर चलते हैं, कुछ कंडीशंस, बल्कि आप उसको कहिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम मान के चलते हैं कि हम उसको फॉलो करते हैं। इन कंडीशन में से कम किसी एक को आपको वायलेट करना पड़ेगा। वो कौन सी कंडीशंस है, पहले हम उसकी बात करें। पहली कंडीशन इसके अंदर आती है नॉन डिक्टेटरशिप। नॉन डिक्टेटरशिप का क्या मतलब है यहां पर? यानी जो मल्टीपल वोटर्स के जो विशेस हैं वो कंसीडर किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने अपना रूल बना दिया, साहब मैंने कहा इसको वोट डालो तो वोट डालेंगे, नहीं। जो विशेस ऑफ मल्टीपल वोटर्स जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। दूसरी बात इसमें है पैरिटो इफिशिएंसी। पैरिटो इफिशिएंसी क्या है? हम पैरिटो इफिशिएंसी को पहले पढ़ चुके हैं, हर जगह हम इसको बेसिकली यूज करते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है कि सारे लोग एक साथ इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएं। तो जो यूनानिमस इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं उनको रेस्पेक्ट दी जाएगी। यानी हर वोटर, अगर हम मान के चलने के साथ सारे वोटर्स ने कहा कि ए जो है वो बी से ज्यादा चॉइस किया जा रहा है, तो फिर हम मान के चलेंगे कि ए ही जीतेगा। ये रूल मानना होगा। ये पैरिटो ऑप्टिमैलिटी, ये पैरिटो एफिशिएंसी होती है। ठीक है। अगली बात है इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स। इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स, यानी इंटरडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव का बेसिकली मतलब यह है कि अगर हम सीक्वेंस में से किसी एक चॉइस को हटा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, किसी एक चॉइस को डिलीट कर देते हैं, तो जो हमारा पहला प्रेफरेंस है वो वही रहेगा। जैसे हम कह रहे हैं ए प्रीफर्ड किया गया ग्रेटर देन बी और बी से ज्यादा हमने सी को किया। ठीक है। अब अगर हमने सी को डिलीट कर दिया तो ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये ऑर्डर यही रहेगा। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स। आप ये इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स को बीच में नहीं लाएंगे, यानी कोई भी अल्टरनेटिव इसके अंदर से आप डिलीट कर दें। मान लीजिए ये आपके पास ऑप्शन था, आपने निकाल दिया, लेकिन जो आपकी मेन ऑर्डरिंग है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन। अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन। अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्या मतलब है कि यानी जो हमारा वोटिंग जो है वो मानकर चलेगी कि सारे के सारे इंडिविजुअल अपनी प्रेफरेंसेस देंगे, हम किसी को हटा नहीं देंगे। मान लीजिए हमें मालूम है कि कुछ लोग हैं जो पर्टिकुलर ऑप्शन के अगेंस्ट में वोट देंगे, हमने उनको साथी में नहीं लिया। तो जो डोमेन है वो अनरेस्ट्रिक्टेड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी है वोट के अंदर जितने लोग हैं वो सारे के सारे वोट करेंगे। ठीक है। और आखिरी है सोशल ऑर्डरिंग।
सोशल ऑर्डरिंग का क्या मतलब है कि हर इंडिविजुअल अपना एक ऑर्डर देगा, यानी हर इंडिविजुअल कहेगा कि साहब हम ए से बी से ज़्यादा प्रीफर करते हैं, या बी को सी से ज़्यादा, या सी को ए से ज़्यादा। ठीक है, हर आदमी, हर इंडिविजुअल, जो भी वोटर है वो अपनी प्रीफरेंस ज़रूर देगा, फिर सारी प्रीफरेंसेस को कलेक्ट करके फिर फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, अब इसको और समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इकोनॉमिक्स का। अब हम जर्नल चीज़ लेंगे इसके अंदर, कि मान लीजिए इकोनॉमिक्स के अंदर हम अगर कोई कंडीशन लेकर चल रहे हैं तो ये वोटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा और कैसे हम पेरेटो ऑप्टिमलिटी पर पहुंचेंगे, और कहां जरूरत पड़ेगी कि हमें रूल को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम सही जगह पर अपनी इक्विलिब्रियम पर पहुंचें। अब आप ये मानकर चलिए कि हमने कुछ वोटर्स को लिया और हमने 3 प्रेफरेंसेस दी। हमने वोटर्स लिए, हमने 99 वोटर्स लिए, 99 वोटर्स लिए हमने। ठीक है, और हमने कहा कि हमारे पास टैक्स का पैसा आ रहा है। ठीक है, हमने कहा हमारे पास टैक्स का पैसा है, टैक्स कलेक्शन है। अब उसको कहां खर्च करना है इसकी बात करनी है हमें। ये टैक्स का पैसा हम कहां खर्च करें? हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक ए है, बी है और सी है। इन तीनों ऑप्शंस में हम इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक निकल के आया। 99 वोटर्स थे। अब जब हमने उसकी वोटिंग शुरू की तो हमने मान के चले कि यही लिखता हूं इसको, 33 वोटर्स ने कहा कि हम ए को प्रीफर करते हैं बी से और बी को प्रीफर करते हैं सी से। ठीक है, तो यानी यहां पर जो ए और बी की मेजॉरिटी जा रही है वो क्या जा रही है? 1/3, ए ओवर बी और बी ओवर सी। नेक्स्ट जो हमारे 33 वोटर्स हैं उनका कहना यह है कि साहब वो बी को पहले लेकर चलना चाहते हैं। वो कहते हैं हम बी को प्रीफर करेंगे सी पर और सी को प्रीफर करेंगे ए पर। अगेन ये 1/3 हो गया, बी से सी का 33 वोटर्स दे रहे हैं ना 99 में से। और जो नेक्स्ट 33 वाले हैं उनका कहना है कि हम सी को देंगे ए के ऊपर और ए को देंगे बी के ऊपर। अगेन 1/3 हुआ। उनका कहना है कि हम सी को देंगे ए पर और ए को देंगे बी के ऊपर प्रेफरेंस। ठीक है, अब यानी आपके पास एक ये वोटिंग सिस्टम निकल कर आ गया। इस वोट को अगर आप काउंट करेंगे तो ये कितने वोट बन के आएंगे? आप अगर इनको काउंट कीजिए तो 66 वोट होंगे जो ए ओवर बी हैं। 66 वोट हैं जो ए ओवर बी हैं। 66 वोट जो ए ओवर बी हैं। ए ओवर बी 33, ए ओवर बी 33 है ना। इसी तरीके से 66 वोट है जो बी ओवर सी है। 66 है जो बी ओवर सी है, बी ओवर सी और बी ओवर सी। इसी तरीके से 66 है जो सी ओवर ए है। लिख ही लें इनको यहां पर हम। 66 है जो सी ओवर ए है। अब आप बताइए, जब आपके पास ये कंडीशन निकल कर आ रही है तो ये कंडीशन पैराडॉक्सिकल है या नहीं? यानी यहां वोटर प्रीफर कर रहे हैं ए ओवर बी एंड बी ओवर सी एंड सी ओवर ए, यानी 2/3 मेजॉरिटी है सबके साथ। 2/3 मेजॉरिटी सबके साथ है। यानी अब आप मान के चलिए कि ये जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया ये पैराडॉक्सिकल है। आप किसको प्रीफर करेंगे? कौन बनाएगा? कहां पर आपको खर्च करना है? ठीक है, अब एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम का यहां पर कहना है कि ठीक है आपके पास ये प्रेफरेंस आ गई, लेकिन आप किसी रिजल्ट पर जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक जो इसके फेयर वोटिंग सिस्टम्स के जो रूल्स हैं, कंडीशंस, यानी नॉन डिक्टेटरशिप, पैरिटो एफिशिएंसी, इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव, अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड सोशल ऑर्डरिंग,
इसमें से कम किसी एक को आप ड्रॉप करेंगे, क्योंकि अगर ये सारे के सारे आपके पार्ट ऑफ डिसीजन हैं इसमें, तो फिर आप ऑर्डरिंग बना ही नहीं सकते। आप कैसे करेंगे इसको? ठीक है, ये जाहिर है ये एक कंडीशन है, लेकिन अगर एक कंडीशन मान लीजिए ये कंडीशन आ रही है, तो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम का कहना है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी फॉर्मूले पे या किसी कंडीशन पर पहुंच जाएं। आपको कोई ना कोई कंडीशन वायलेट करनी ही होगी। अब मान लीजिए हमने डिक्टेटरशिप वाली वायलेट कर दी, हमने माना तो साहब ठीक है एक डिक्टेटरशिप, भाई ठीक है हमने कह दिया हम बड़े हैं, हम डिक्टेटर हैं, ये वाला हो गया, ये ओवर भी हो गया। ठीक है, कोई दूसरी ले लीजिए, साहब हमने कहा कि साहब पैरिटो एफिशिएंसी नहीं दे देंगे, ठीक है हमने कुछ लोगों को वोट ही नहीं देने दिया, जिसमें से कुछ लोग वोट कम हो गए तो जिसको ज्यादा वोट मिल गए वो हो गया। यानी आप कोई भी काम कीजिए, आप कंप्लीट फेयर वोटिंग सिस्टम नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई कंडीशन ड्रॉप करनी ही होगी। यही एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कहती है। ठीक है, और भी मेथड है इसके अलावा, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के अलावा, जैसे कि अप्रूवल वोटिंग है, प्लूरलिटी वोटिंग है, ये भी यूज़ की जाती हैं, जो ज़ाहिर है इस फ्रेमवर्क में नहीं आती, लेकिन ज़ाहिर है समझने के लिए कहा जाता है। और इसीलिए क्योंकि ये थ्योरम ये बात मानी भी जाती है कि हाँ ये यूज़ होती है, और ख़ासतौर से इकोनॉमिक्स के अंदर हम जब इसको यूज़ करते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं, तो फिर हम इसको प्रेफरेंस लेकर आते हैं कि ज़ाहिर है आप जितने भी कंडीशंस हैं उसमें से किसी को वायलेट करेंगे तो आप किसी न किसी ऑप्टिमलिटी पर या किसी न किसी इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये थ्योरम आपकी समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।